हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबेल में स्वागत करता हूं। दोस्तों तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए यूपी पीएससी का सेकंड पेपर। ठीक है, सेकंड पेपर तो प्री का है। सेकंड पेपर उसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों 2018 का। ठीक, 2018 का जिसको सीसैट भी कहते हैं दोस्तों। तो हम 2018 के ये देखिए, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। कब हुआ था? 28/10/2018 को ये पेपर संपन्न हुआ था दोस्तों। तो इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे दोस्तों। आपको देखना है, देखिए आपका डी सीरीज का सेट है और 2 घंटे का समय होता है। समान अध्ययन सेकंड इसको बोलते हैं। ठीक, इसमें आपका रीजनिंग भी होता है, हिंदी भी होते हैं और भी बाकी चीज़ें, कई सारी चीज़ें इसमें मैथ भी इंक्लूड होता है दोस्तों। तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पूरा पेपर सॉल्व करेंगे दोस्तों। आपको करना क्या है कि आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं 11 अक्टूबर को। ठीक, 11 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और हमने यूपी पीएससी के बहुत सारे पेपर सॉल्व कराए हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको यूपी पीएससी आर नाम से फोल्डर मिल जाएगा। वहाँ पर हमने 2018 और 2019 का भी पूरा संपूर्ण प्रश्न पत्र हल करवाया है फर्स्ट पेपर का। ठीक, पूरे 150 क्वेश्चन जीएस के पूरे सॉल्व कराएं, तो आप जाकर के देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, हम पहले इसमें क्या है, पहले हिंदी है तो हिंदी वाले क्वेश्चन हम देखेंगे दोस्तों। तो हिंदी वाले पैटर्न से शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा? दधीची, याज्ञवल्क्य, निवृत्ति या फिर घनिष्ठ। तो आपको पता है कि दधीची होता, दधीची नहीं होता ना दोस्तों, तो महज दधीची होता था। तो यहाँ यही क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा दोस्तों। अगला है, उसे मृत्युदंड की सजा मिली। तो प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करें। तो किस प्रकार की अशुद्धि है दोस्तों? इसमें मृत्युदंड की सजा मिली। तो देखिए यहाँ पर अशुद्धि क्या है कि आपको जो मृत्युदंड है ये खुद ही सजा है ना, तो या तो मृत्युदंड ही कह दो, उसे मृत्युदंड मिली, इसका मतलब ही हो जाता है सजा। ठीक, तो ये सजा है, तो इसलिए हम इसको दोहराते नहीं है दोस्तों। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ठीक, तो समानार्थी शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे, उसे मृत्युदंड मिली। ठीक, तो ये सही हो जाता है हमारा सेंटेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा नंबर का कहता है, खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? तो दोस्तों खड़ी बोली जो हिंदी है उसका अन्य सही नाम क्या हो जाता है? इसको हम कौरवी बोलते दोस्तों, क्योंकि ये कौरव प्रांत की बोली थी, ये कौरव के आसपास की बोली थी दोस्तों। और खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? आपके मेरठ क्षेत्र में बोली जाती है। मेरठ, सहारनपुर है ना, हापुड़, वहाँ के आसपास ये बोली जाती है दोस्तों। तो याद रखेंगे कौरवी कौन सी है, आपकी खड़ी बोली को ही बोलते दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, जो क्रिया अभी हो रही है उससे क्या बोलते? देखिए, जो क्रिया वर्तमान में हो रही हो उसे क्या बोलते दोस्तों? तो अपूर्ण होती है। क्या होती है? अपूर्ण वर्तमान। जैसे वह जा रहा है, जा रहा है, तो देखिए ये क्रिया अभी हो रही है। ठीक, ये भी कंप्लीट नहीं हो, मतलब क्या, जो हो रही हो वो क्या होती है? अपूर्ण होती है, पूरी नहीं हो पाई है, तो वो जा रहा है, ये क्रिया क्या है? अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक, तो ये याद रखेंगे। तो जो क्रिया अभी हो रही होती है उसे हम क्या बोलते हैं? अपूर्ण वर्तमान। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं, चरण कमल में समास है। तो चरण कमल में देखिए उपमेय उपमान का संबंध है दोस्तों। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? कर्मधारय। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। तो बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा कर्मधारय समास। और इसी में क्या होता है, आपका विशेष और विशेषण का भी संबंध होता है दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर बिल्कुल राइट होगा। अगला है, नयन का शुद्ध संधि विच्छेद का होगा। तो नयन का क्या होता है? नेधन अन, नेधन अन। और ये कौन संधि होगी दोस्तों? तो अयादि संधि का उदाहरण है दोस्तों नयन। ठीक, नयन किसका है? अयादि स्वर संधि का उदाहरण दोस्तों नेधन अन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7वां नंबर। देखिए 7 से 11 तक आपको क्या करना है, पैराग्राफ दिया है, इसको छांट करके आपको आंसर देना है। तो पैराग्राफ आप लोग पढ़ लीजिएगा या फिर आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पुश करके आप देख सकते हैं। आप सबसे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं पैराग्राफ का। 7वां क्वेश्चन, सबसे प्राचीन वीरता कौन सी है? वाक वीरता, दान वीरता, युद्ध वीरता या फिर दया वीरता? तो सबसे प्राचीन कौन सी दोस्तों? युद्ध वीरता, क्योंकि युद्ध हमारे बहुत समय पहले से चला आ रहा दोस्तों। तो युद्ध वीरता सबसे प्राचीन वीरता है दोस्तों। इसका आपको इसी पैराग्राफ में आंसर मिल जाएगा दोस्तों। तो अगला है, युद्ध वीरता के लिए किस प्रकार की प्रकृति अपेक्षित है दोस्तों? तो कैसी प्रकृति चाहिए युद्ध वीरता के लिए दोस्तों? तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? चतुराई और वीरता, चंचलता और अस्थिरता, दृष्टता और साहस या फिर साहस, प्रयत्न और कष्ट सहने की धीरज दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? हमारा 8 का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर युद्ध आप करना चाहते हो तो क्या साहस होना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए और कष्ट भी सहने की धीरज होनी चाहिए दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, उत्कंठा पूर्ण आनंद किसके अंतर्गत लिया जाता है? तो किसके अंतर्गत लिया जाता है दोस्तों? तो हमारा 9 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्साह के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? उत्साह के अंतर्गत। चलिए वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर, साहित्य मीमांसकों ने वीरता के कौन कौन से भेद किए हैं। तो कौन कौन से भेद हैं दोस्तों, आपको इसको बताना। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। युद्धवीर, दानवीर और दयावीर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्साह के भेद किस आधार पर किए गए हैं दोस्तों। तो किस आधार पर उत्साह के भेद किए गए हैं दोस्तों, तो किसके आधार पर किए गए हैं दोस्तों, ये आपको बताना है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, कष्ट या हानि के भेद के आधार पर। किसके, कष्ट या हानि के भेद के आधार पर। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, मृषण का विलोम क्या होगा दोस्तों। तो मृषण का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है। तो कम हो जाएगा, साबुत हो जाएगा, रुच्छ हो जाएगा, रुच्छ हो जाएगा या फिर गाफिल हो जाएगा। तो कौन सा जाएगा दोस्तों, हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, रुच्छ हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द है। चंद्रमा तथा ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या होता है, देखिए अनागार्थी शब्दों में बताना है। तो चंद्रमा और ब्राह्मण के लिए एक शब्द क्या होता है, द्विज हो जाता है दोस्तों। द्विज हो जाता है चंद्रमा और ब्राह्मण का, और पक्षी को भी द्विज बोलते हैं दोस्तों। तो याद रखेंगे द्विज शब्द के लिए हम चंद्रमा और ब्राह्मण का भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। किसमें अकर्मक क्रिया दोस्तों, तो राम खाना खा रहा है। तो क्या खा रहा है, खाना। आंसर मिल गया, मतलब क्या होगा, सकर्मक हो गया। चालक गाड़ी चलाता है। तो क्या चलाता है, तो गाड़ी। मिल गया आंसर, बिल्कुल सही। माँ स्वेटर बुनती है। तो क्या बुनती है, स्वेटर दोस्तों। मगर श्याम हंसता, तो क्या हंसता है, इसका हमें आंसर नहीं मिल रहा दोस्तों। तो भैया क्या हो जाएगा, हमारा अकर्मक क्रिया क्या हो जाएगा, सी नंबर। और दूसरी चीज, हंसना क्या होता है, ये तो अकर्मक होता ही है दोस्तों। तो याद रखेंगे हमें क्या शब्द का क्वेश्चन करना है, अगर ना मिले तो वही क्या होता है, अकर्मक हो जाता है दोस्तों। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, श्याम हंसता है, यही क्या है दोस्तों, अकर्मक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तद्भव शब्द कौन सा है, अग्नि, पुष्प, शलाका या फिर 14 दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन का जाएगा 15 का डी नंबर। क्या 14 क्या होता है, यही हो जाता है हमारा हिंदी का शब्द हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा ना, चतुर्दश। तो ये क्या जाएगा हमारा 14 क्या है, ये हिंदी का शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 16 नंबर। 16 नंबर क्या कहता है, 16 नंबर क्या है, पगड़ी रख घींचक लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा दोस्तों। पगड़ी रख घींचक लोकोक्ति का अर्थ होगा, मान सम्मान से ही जीवन का आनंद है दोस्तों। पगड़ी जहां भी आएगा वो आपके सम्मान की बात करेगा दोस्तों। तो पगड़ी अगर कहीं भी, पगड़ी उछालना मतलब क्या, अपमान करना, ठीक। तो सम्मान का मतलब, पगड़ी मतलब ही सम्मान होता है दोस्तों, ये समझ के चाहिए। और आपके इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है लोकोक्ति का, तो वहां पे पगड़ी का मतलब सम्मान से होगा, ठीक। चलिए, व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। व्योम मतलब क्या नहीं था दोस्तों, अंतरिक्ष, अंबर, नभ। बिल्कुल सही है, ये तीनों सही हैं। ये आसमान के पर्यायवाची हैं व्योम। पीयूष नहीं होता। पीयूष किसका होता है आपको पता होना चाहिए। ये पीयूष, पी, अमी, ये सब किसके होते हैं, सुधा के, ठीक। सुधा यानी अमृत के दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर का कहता है, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों, क्या बोलेंगे, असूर्यपस्या, ठीक। तो ये सही हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। विदुषी क्या होता है, विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है, विदुषी हो जाता है दोस्तों। चलिए आगे का अर्थ क्या होता है, अज्ञ का अर्थ क्या होता है, जो कुछ भी नहीं जानता, ठीक। जो कुछ भी नहीं जानता, जो सब कुछ जानता है, जो थोड़ा जानता है, जो जानता भी हो और नहीं भी जानता हो। तो क्या हो जाएगा, अज्ञ का सही अर्थ क्या होता है दोस्तों, जो कुछ भी नहीं जानता हो तो उसको क्या बोलते हैं, अज्ञ बोलते हैं, ठीक। अज्ञ क्या, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होगा, देखिए जहाँ पे प्रश्न पूछने के बोध हो, मोहन ने पूछा राम की वह कितनी है, ये नहीं होगा। तो सीता जानना चाहती है भाई कब आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ भी कोई सेंटेंस हमें दिख नहीं रहा, ठीक है। मोहन बाजार गया था, यहाँ भी कोई मतलब नहीं है। देखिए यहाँ पे मोहन बाजार क्यों जाना था, मोहन को बाजार क्यों जाना था, तो यहाँ पर हमारा प्रश्नवाचक होना चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए हमने हिंदी का क्वेश्चन कर लिया, इसके बाद इंग्लिश आएगा। तो इंग्लिश वाला पोर्शन हम बाद में देखेंगे, उसके पहले रीजनिंग और मैथ देखते दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए ये आपका रीजनिंग क्वेश्चन 36 नंबर देखते हैं। देखिए 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के हो गए थे, तो 20 से 15 35 तक इंग्लिश हो गई थी। अब 36 देखते हैं। एक निश्चित कोड में पैन को 31 लिखा था और पार को 35 लिखा था, तो उसी कोड में पैड को क्या लिखेंगे, देखिए पैन को क्या लिखते हैं, 31 लिखते हैं। तो पैन को किस लिखे, देखिए पी का मान क्या होता है दोस्तों, पी को हम क्या लिखते हैं 16 हो जाएगा, और एक क्या होता है 1 हो जाता है दोस्तों, और एन का कितना होता है 14। तो इनको हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 31 आ जाएगा। मतलब सबके क्रम को क्या करा, जोड़ा गया। इसी तरह पी का और ए का और आर का जोड़ेंगे तो 35 जाएगा। इसी तरह हम देखते हैं पी और ए और टी का, तो पी ए और टी का कितना हो जाएगा दोस्तों, पी का मान कितना होता है दोस्तों आपको पता है 16 हो जाएगा, और ए का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और टी का कितना होता है 20, ठीक। तो क्या हो जाएगा 16 1 17 और 20 37। तो हमारा सी बी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो 36 का हमारा कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संप्रेषण
के प्रक्रम में अंतिम चरण है। तो कौन सा अंतिम चरण होता है दोस्तों संप्रेषण में? तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, प्रतिपुष्टि। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी संगठन में वह संप्रेषण जो अधीनस्थों को लक्ष्यों को निर्दिष्ट करने के लिए प्रयुक्त किया था वो कहलाता है। तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका हमारा सही ऑप्शन का हो जाएगा बी, अधोगामी संप्रेषण। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किसी कार्यस्थल में संप्रेषण की एक बाधा नहीं है दोस्तों? तो कौन सी एक बाधा नहीं है दोस्तों? तो हम देखते हैं शोर, पूर्वाग्रह, सक्रिय श्रवण या अनुपयुक्त माध्यम दोस्तों। तो हमारा 39 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, सक्रिय श्रवण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अगला देखिए 39 नंबर दिया है यहाँ पर। देखिए थोड़ा सा सही कम दिखा होगा मगर ठीक है, देखिएगा। ठीक, ये दिया है रूट। ठीक, इसमें आपको क्या भरना है? आपको भरना है कुछ, और यहाँ पे 19 है बराबर 4। अब देखिए आपको पता होना चाहिए किसको हम 19 से भाग कर 4 आए तो किसको कर दे? तो इसका 19 का 4 गुना करते हैं, 19 चौके 76। ठीक, क्या हो जाएगा? 19 चौके 76। तो देखिए 19 चौके क्या हो जाएगा? 76 हो जाएगा दोस्तों, देखते हैं। ठीक, तो 19 चौके 76 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमें 76 लाना है और रूट लगा दो, 76 गुणे 76 कर दे तो वही क्या आ जाएगा? रूट आ जाएगा। ठीक, तो 76 गुणे 76 हम करते हैं तो इनका हमें 76 का वर्ग निकालना होगा। तो 76 का जब हम वर्ग निकालते हैं दोस्तों तो कितना आ जाएगा हमारा? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 57 76 आ जाएगा। ठीक, तो 57 76 होता है 76 का वर्ग। तो देखिए 57 76 को अगर 19 से भाग करोगे आप तो हमारा क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक, तो हमें यही याद हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा? 57 76। देखिए कैसे, दोबारा देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना, तो ऐसी कोई संख्या ले ले जो 19 से काटने पर 4 आ जाए। ठीक, 19 से काटने पर 4 आ जाएगा। कौन सा? 76 हो जाएगा। तो आप 76 काटो कितना आ जाएगा? 76 को अगर काटते हो 19 से तो तभी 4 आएगा, 1976। तो देखिए यहाँ पर रूट लिखा है, मतलब क्या? 19 का वर्ग कर दो। ठीक, और 76 का वर्ग कर दो। 76 का वर्ग कितना आना चाहिए? 5776। तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों का कौन सा सही क्रम है? पचाना, चबाना, पकाना। तो देखिए इसका सही क्रम कौन सा जाएगा दोस्तों? तो आपको बता दें, इसका डी ऑप्शन है। पहले पकाओगे, फिर चबाओगे किसी चीज़ को, पहले पकाओगे ना, किसी खाने के लिए पकाओगे, फिर उसे चबाना पड़ेगा खाने के लिए, और फिर पचाना। ठीक, तो लास्ट में पचाना होता है दोस्तों। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला है, पौधा एक वनस्पति जीवधारी है या उदाहरण है। ये किसका उदाहरण दोस्तों? तो हमारा देखिए ये किसका उदाहरण है दोस्तों? तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, पर्यायवाची परिभाषा का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग और गुणे का अर्थ क्या हो जाता है दोस्तों? माइनस, और भाग का अर्थ होता है प्लस, तो सही क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर हम हल करते हैं इसको। देखिए 4, तो 4 के बाद क्या होगा? इसको हम गुणा के बाद देखिए इसको हम करते हैं 4, और भाग का अर्थ क्या हमने कर रखा? प्लस हो जाएगा। तो 4, ठीक है, 4 जहाँ प्लस हो जाएगा, फिर 8 लिख लिया। अब देखिए आप माइनस जहाँ क्या है? भाग कर दिया, तो ये 2 हो जाएगा, 2 लिख लिया। फिर गुणा की जगह पे है माइनस है, और फिर प्लस जहाँ है गुणा है, तो 4 हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे 4 लिख लेंगे, फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और 8 पहले हम भाग हल करते हैं ना, भाग गुणा जोड़ घटाना, तो भाग करेंगे हम उसको 8 को 4 2 से, तो कितना आएगा? 4 आ जाएगा दोस्तों। फिर यहाँ पे 2 है, अब देखिए इनका गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि गुणा कर लेंगे भाग के बाद। ठीक, और माइनस है, अब देखिए ये 4 और 4 जुड़ जाएंगे तो 8 हो जाएगा, और फिर माइनस 8 है तो 8 से 8 चल ही गया, कितना हो जाएगा? 0 बच जाएगा। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब कहा आ गया ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन, तो अच्छा क्वेश्चन है। पहला कहता है कि रवि, कमला रवि की पत्नी नहीं है दोस्तों। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे कमला कर लेते हैं, के कर लेते हैं। ठीक, के क्या है? रवि की पत्नी नहीं, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, मगर इसके साथ में कोई संबंध नहीं होगा दोस्तों। ठीक, तो ये हम ऐसे कर लेते हैं, रवि के साथ में इसका कोई संबंध नहीं है, मतलब पत्नी संबंध तो है ही नहीं। ठीक, अब देखिए प्रेमलता रवि की माँ है, तो रवि यहाँ पे है, तो प्रेमलता अगर माँ है तो ऊपर बैठेगी। ठीक, तो यहाँ पे हम पी कर लेते हैं, प्रेमलता हो जाएंगी ऊपर बैठ जाएंगी, ये क्या है? माँ है। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है कि सीता प्रेमलता की एकमात्र पुत्रवधू है। अब देखो पुत्रवधू मतलब क्या होता है? कि बहू। ठीक, तो पुत्रवधू, एकमात्र पुत्रवधू मतलब क्या? जो प्रेमलता का एक लड़का है वो कौन सा है? रवि है, और उसकी बीबी कौन है? आपकी सीता हो जाएगी। ठीक, तो ये देखिए ये क्या बता रहा है कि देखिए ये सीधा सेंटेंस बता दे क्या कि देखिए आपको पहले कमला से रवि कोई तात्पर्य नहीं, क्योंकि पत्नी नहीं है, और कुछ भी होगी उससे हमसे मतलब नहीं, क्योंकि इससे हमारे क्वेश्चन में कोई मतलब नहीं। ठीक, अब देखिए रवि की माँ कौन है? रवि की माँ कौन है? प्रेमलता। ठीक, और प्रेमलता की एकमात्र पुत्रवधू, पुत्रवधू मतलब क्या? बहू कौन है? एकमात्र मतलब क्या? एक ही लड़का, तो उनका एक लड़का कौन है? रवि है, और रवि की पत्नी कौन है? ऐसे यानी सीता हो गई। तो यहाँ पर देखिए कौन सा सेंटेंस बन रहा है, कौन सा संबंध बन रहा है? कमला सीता की बहन है, बिल्कुल गलत है जी नहीं। देखिए कमला प्रेमलता कमला की माँ है, बिल्कुल गलत है। रवि सीता रवि की पत्नी, जी हाँ बिल्कुल हमने बता दिया, सीता क्या है? रवि की पत्नी है, क्योंकि जो वो क्या है? इकलौती पुत्रवधू है ना, तो रवि की पत्नी। तो ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधार वाक्यों के दिए गए समूहों में निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष वैध रूप से निकलता है दोस्तों? तो कौन सा निष्कर्ष वैध रूप से निकलेगा? कोई भी बहादुर कायर नहीं होता, कोई भी बहादुर कायर नहीं होता दोस्तों। देखिए
यहाँ पे हम बना लेंगे बहादुर वाला, क्या हो जाएगा, ये बहादुर हो गया हमारा। और कोई भी बहादुर कायर नहीं है, तो कोई भी बहादुर कायर नहीं है मतलब क्या, कायर हम अलग कर लेंगे, कोई भी बहादुर कायर नहीं है, ये हम कायर अलग कर लेंगे दोस्तों। और कुछ सिपाही कायर है, तो कुछ सिपाही कायर है मतलब क्या, कायर से हम कुछ काट देंगे और देखिए सिपाही बना लेंगे। ठीक, तो आपको समझ में आ रहा है ना कि कुछ सिपाही कायर है, देखिए ये कुछ सिपाही क्या कायर, ये वाले सिपाही क्या कायर हो गए दोस्तों, ये बन गया आपका फिगर। तो कोई सिपाही कायर नहीं है, कोई सिपाही कायर नहीं, भैया है तो कुछ तो है, ये देखिए कोई सिपाही कायर नहीं, तो गलत हो जाएगा। सभी सिपाही बहादुर हैं, तो सभी सिपाही बहादुर नहीं है, क्योंकि बहादुर की बात ही नहीं की गई दोस्तों। ठीक, तो सभी सिपाही बहादुर नहीं, क्योंकि देखिए सभी अगर हो जाते हैं तो कायर में आते ही नहीं, तो देखिए इतने कायर हैं तो मतलब सभी बहादुर नहीं है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। कुछ सिपाही बहादुर नहीं है, तो बिल्कुल सही है, देखिए कुछ सिपाही बहादुर नहीं है, क्योंकि वो क्या है, कायर है, तो कुछ सिपाही क्या है, कायर है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। देखिए 45 का हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। देखिए अगला देखते हैं 46 नंबर। ठीक, भारतीयों का अमीर, गरीब, बुद्धिमान तथा मंद बुद्धियों में विभाजन एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण दोस्तों, तो आपको बता दें किसका है, मिश्रित विभाजन का। ठीक, मिश्रित विभाजन का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 47 नंबर क्या कहता है, 47 नंबर। देखिए यहाँ पर शेष आकृति का है, भिन्न है, शेष आकृति से कौन सा भिन्न है, देखिए यहाँ पर देखिए ये आपका पंचभुज है, और पंचभुज के अंदर क्या है दोस्तों, पंचभुज है, देखिए 5 भुजाओं के अंदर भी 5 भुजा है, ये अलग है। देखिए गोले के अंदर गोला है, ये भी सही है। और चौथा देखते हैं, इसमें वर्ग के अंदर आयत के अंदर आयत है, ये भी सही है दोस्तों। ठीक, तो ये तीनों मिले, मगर इसमें क्या है, त्रिभुज के अंदर वर्ग कर दिया गया, तो यही क्या है, गलत कर दिया गया ना, तो यही क्या है, अलग है, भिन्न है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न युक्तियों पर विचार कीजिए, सभी कवि आलसी होते हैं। देखिए सभी कवि आलसी होते हैं, देखिए इस पर विचार करना दोस्तों, तो हम विचार करते हैं, इस पे देखते हैं। 48 नंबर का कह रहा हमारा, 48 का क्या कह रहा कि सभी कवि क्या होते हैं, आलसी होते हैं, सभी कवि क्या होते हैं, आलसी होते हैं, ये कवि हो जाएगा, और ये हम ए से आलसी कर लेते हैं दोस्तों। और कह रहा कोई कभी आलसी नहीं होता, तो यहाँ पर देखिए ये आलसी अलग कर लेंगे, कोई कभी आलसी नहीं होता। देखिए ये एक अलग से सेंटेंस बना दिया गया दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि कोई चीज़ हमें समझ में सही से नहीं आ रही, क्योंकि पहले कह रहे हैं सभी कभी क्या है, आलसी हैं, और कोई कभी आलसी नहीं होता दोस्तों। तो ये भी दोनों सेंटेंस क्या है, एक दूसरे के विपरीत जैसे लग रहे हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों कथन क्या है, असत्य हो सकते हैं। देखिए बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर पहले में कह रहा कि सभी आलसी हैं, और फिर कह रहा कोई आलसी नहीं, तो ये क्या लग रहा है, हमें कथन क्या लग रहे हैं, असत्य हो सकते हैं दोस्तों। तो हमारा ए और बी क्या है, यही सही क्या हो जाएगा, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित युग्मों में से वही संबंध है, किसमें वही संबंध जो जी, जे और क्यू और यू के बीच है दोस्तों, तो किसमें वो संबंध है दोस्तों, तो देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे जब देखते हैं जी और जे में, तो जी और जे में कितने का संबंध है, जी एच आई जे, तो +3 किया जी में, तो जे आ गया, और क्यू आर एस टी यू, तो यहाँ पे +4 कर दिया, तो ये आ गया आपका यू, है ना। तो देखिए हमने जी जे में क्या किया, +3 किया, तो आपका जी में कर रहा है, तो जे आ गया, ठीक, और क्यू में किया है +4, तो क्या आ गया आपका यू आ गया दोस्तों। उसी प्रकार से हम जब देखते हैं तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ये हमें बताना है दोस्तों। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए डी और एस जेड। तो क्यों, क्योंकि ए डी में अगर हम ए में +3 करेंगे तो डी आ जाएगा दोस्तों, और एस में 4 प्लस करेंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा दोस्तों। तो ये हमारे इसके जैसा सेम यही सेटिस्फाई कर रहा, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5, 16, 51, 158, फिर ये क्या है, आपको ये सीरीज दी हुई है, और सीरीज थोड़ी सी कठिन आई थी दोस्तों, हल्का सा कठिन है, ज़्यादा कठिन है। चलिए देखते हैं कैसे, तो कैसे करना है इसको। देखिए 5 है, तो इसमें क्या कर दिया गया, 5 × 3 और +1, ठीक है, तो 5 से 15, एक 16 आ गया। फिर 16 में क्या किया गया है, 16 × 3 और +3, 16 3 48, 3 51। देखिए यहाँ पर विषम संख्याएं ली जा रही, एक के बाद फिर 3 आ गया, ठीक। अब देखिए, और 3 गुना करके विषम संख्या गुणा करें। अब देखिए 51 के क्या हो जाएगा, 51 × 3 + 5 हो जाएगा, ठीक है, 51 × 3 + 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 51 × 3 + 5, 153 हो जाएगा। 51 3 153 + 5 158 हो जाएगा। अब देखिए 158 × 3 और +5 के बाद क्या आएगा विषम, तो 7 आ जाएगा। तो 158 × 3 और +7 आपको कर देना दोस्तों। तो आपका सही और आंसर कौन सा हो जाएगा, 481। क्या आ जाएगा दोस्तों, 481 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य से भिन्न है दोस्तों। तो कौन सा जो है जो चल रहा है उसमें कौन सा एक अन्य से भिन्न है। देखिए डी ई एफ, देखिए इसमें अंतर कितने कितने हम पहले देखते हैं, सबसे पहले यही देखते हैं अंतर। तो डी ई एफ तो एक अंतर हो गया, और एफ जी एच में एक अंतर हो गया, के एन एम है ना, तो एक का अंतर हो, एम एन के है ना, तो इसमें भी एक का है, इसमें भी एक का है, इसमें आर टी है ना, और टी और वी में भी एक का है। अब देखिए यहाँ पर टी
फिर यहाँ पे दो का अंतर हो रहा ना, यहाँ पे दो का अंतर हो रहा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा, ये हमसे अलग हो। इनसे देखिए इनमें सब में क्या है कि एक का अंतर हो रहा था दोस्तों, और इसमें क्या हो गया दोस्तों 2 का अंतर हो गया। ठीक, तो यहाँ पे यही क्या है भिन्न हो जाएगा, तो हमारा TWZ, तो TWZ कौन सा, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी माह का चौथा दिन शनिवार है तो उस माह का 26वां दिन कौन सा होगा। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हमें निकालना कौन सा, देखिए 26वां दिन के पहले 5 दिन पहले वाला दिन, तो 5 दिन हम घटा देंगे, कौन सा 21वां दिन निकालना है। ठीक, 21वीं तारीख निकालनी है, क्योंकि 5 दिन पहले वाला, तो ये समझिए 5 दिन पहले मतलब कौन सा 21वां दिन निकालना। अब देखिए 4 तारीख को क्या है, 4 तारीख को अगर सोमवार है दोस्तों, शनिवार है, तो समझिएगा 4 तारीख को शनिवार है, तो देखिए 7 दिन बाद भी वही दिन होता है, आपको समझ में आना चाहिए। तो 7 दिन बाद मतलब क्या 11 को 7 4 11 को भी शनिवार होगा। ठीक, 11 को भी शनिवार होगा, 11 तारीख को शनिवार होगा, और 11 7 कितने 18 को भी शनिवार होगा, तो 18 को भी शनिवार होगा। ये चीज आपको समझ में आई, 18 को शनिवार होगा तो 21 कौन होगा, 18 शनिवार है, तो 19 क्या होगा संडे हो जाएगा, रविवार हो जाएगा। ठीक, और 20 को क्या होगा सोमवार हो जाएगा, 20 को क्या हो जाएगा सोमवार हो जाएगा, और 21 को फिर क्या हो जाएगा मंगलवार दोस्तों। तो वेरी इजी क्वेश्चन, तो क्या हो जाएगा हमारा मंगलवार। चलिए अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित कूट संकेतों में सही विकल्प का कौन सा श्रृंखला चयन होगा। देखिए अगर ये आप कोडिंग डिकोडिंग हिसाब से लगा रहे हो तो कभी नहीं लगा पाओगे दोस्तों, ये एकदम से इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या दिन का पहला अक्षर दे देगा, मंडे, देखिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, और फिर फ्राइडे सैटरडे संडे, तो एफ से फ्राइडे, एस से सैटरडे, एस से संडे, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। इसमें आपका दिन वाला मेथड लगा देगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 54 नंबर, 2 अमरीकी जा रहे थे, एक दूसरे के बेटे का पिता है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हालांकि इतनी जल्दी देखने में नहीं मिलता। देखिए यहाँ पे आपके दिमाग की टेस्ट ले रहा, देखिए तो उसमें संबंध क्या होगा दोस्तों, देखिए हम बताते हैं आपको इसमें क्या संबंध होगा, पति पत्नी। कैसे समझिए पति पत्नी कैसे होगा, देखिए पति और पत्नी का संबंध होगा दोस्तों, कैसे होगा वो हम बता रहे हैं। तो देखिए 2 लोग जा रहे हैं अमेरिकी, एक दूसरे के बेटे का पिता है। अब मान ले ये पत्नी है, तो इसके बेटे का पिता कौन हो जाएगा, पति हो जाएगा दोस्तों, समझ में बात आई। तो इसीलिए कहा गया कि एक दूसरे के बेटे का पिता है। अब पत्नी के बेटे का पिता क्या होगा, पत्नी के बेटे का पिता उसका खुद पति हो जाएगा ना, तो यही समझ में आना चाहिए आपको। अगर नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, हम आपको समझा देंगे दोस्तों। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, पति पत्नी जा रहे हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि देखिए 441 और 3249 जो रूट के अंदर है, इनके मध्य कितनी प्राकृतिक संख्या आ जाएंगे दोस्तों। तो इसको हम हल करते हैं दोस्तों, कितनी हो जाएंगी ये हम बताते हैं आपको। देखिए दोस्तों हम 841 का अगर रूट देखते हैं तो किसका रूट है, ये 29 का है, किसका है 29 का, और जो 3249 है ये आपका 57 का। ठीक, ये कितना है 57 का। अब देखिए 29 से 57 के बीच कितनी संख्या आएंगी ये आपको बता देना। तो कितनी संख्या आ जाएगी, हम 29 से 57 से अगर 29 घटाते हैं हम, देखिए 57 से हम अगर 29 घटा देंगे, ठीक, तो हमें पास कितना आ जाएगा 9 7 16, तो 26 आ जाएगा, 26 आ जाएगा। मगर दोस्तों एक संख्या और आपको इसमें ऐड कर देना है, तो कितनी संख्या आ जाएंगी 27 संख्या आ जाएंगी। ठीक, आप अगर नहीं समझ में आ रहा कैसे, तो आपको क्या करना है उंगली पे हाथ रखते हुए गिनना है कि 29 से 57 के बीच कितनी संख्याएं आएंगी। ठीक, 29 से 57 के बीच कितनी संख्या आएंगी, बीच में पूछा गया है। ठीक, इनको बीच में पूछा गया तो कितनी संख्या आएंगी इनके मध्य में, तो आप गिनना उंगली पर रख करके, तो कितने आ जाएंगे 27। क्वेश्चन आपका 27 नंबर सही हो जाएगा, मतलब 27 संख्याएं आएंगी टोटल। ठीक, चलिए अगला है x + y बराबर 20% और x - y बराबर 50%। ठीक है, तो इनका x y बराबर होगा, x रेशियो y किस अनुपात के बराबर होगा दोस्तों, तो आपको बता दें इसमें देखिए x y नहीं पूछा गया। ठीक, x y का रेशियो क्या होगा दोस्तों, तो आपको बताना क्या हो जाएगा हमारा 7:3 हो जाएगा, 7:3 हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। तो ये चीज याद रखना दोस्तों। ठीक है, इसको आप लोग निकाल लेना, 20% है तो देखिए ये कट ही जाएगा। ठीक, 20% से परसेंट से ये कट जाएगा। ठीक दोस्तों, फिर इनको इनके मान रख देंगे, ठीक, काटते चले जाएंगे इनको, तो हमारा 7 और 3 आ जाएगा दोस्तों। ठीक, 7 और 3 आ जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है, यदि एक राशि 2 वर्षों में 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज का 340 होती, तो उसी दर के समान राशि पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज का होगा दोस्तों। तो देखिए ये हमारा 57 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। 57 नंबर क्वेश्चन का हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, देखिए इसे लगाना पड़ेगा दोस्तों, आपको सूत्र लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर 340 है तो उससे कम ही होगा दोस्तों। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 57 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। ठीक, तो 320 हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक, 320 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कैसे हो जाएगा, इसको आप लोग समझ लेना। देखिए पहले साल क्या होता है दोस्तों, आपका जो ब्याज होता है वो सही एकदम बराबर होता है। तो पहले वर्ष का ब्याज का होगा एकदम सेम होगा, चाहे वो चक्रवृद्धि ब्याज का हो चाहे वो साधारण ब्याज का हो दोस्तों। ठीक, तो ये समझना आपको।
तो इसको आप लोग लगा लेना, 320 आंसर आएगा। अगला है दिए गए वृत्त का क्षेत्रफल 36 पाई है, इसको 6 बराबर भागों में बांटा गया तो चाप पी और क्यू की लंबाई कितनी होगी। देखिए दोस्तों, इसमें हमें करना क्या है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए आपको पता होगा कि इसकी पूरी क्षेत्रफल कितना होता है वृत्त का, तो आपको पता होगा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई आर स्क्वायर, ठीक, पाई आर स्क्वायर का होता है इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कितना है, 36 पाई। देखिए 36 पाई दिया हुआ है दोस्तों, है ना, तो पाई से पाई क्या होगा, कट ही जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर 36, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। मतलब त्रिज्या क्या हो गई दोस्तों, 6 आ गई। समझ में आया। अब देखिए परिधि मतलब क्या होता है, तो परिधि बराबर क्या होता है, परिधि का सूत्र क्या होता है आप देखेंगे तो वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक, 2 पाई आर होता है परिधि, मतलब ये पूरा चाप का, है ना। तो देखिए हमें पूरा नहीं निकालना। देखिए 6 बराबर भाग कटे गए तो 1 2 3 4 5 6। अब देखिए हम अगर इसको 2 पाई आर निकालते हैं तो पूरे का आ जाएगा, तो हमें पूरे नहीं निकालना, इसके छठवें भाग का निकालना, तो बटे 6 कर देंगे। ठीक दोस्तों, बटे 6 कर देंगे तो क्या है, 2 है, अब पाई, ठीक, पाई रख लेंगे क्योंकि पाई में आंसर आ रहा है, और आर का मान कितना है, 6 है, तो आई 6 रख लेंगे और बटे 6 कर देंगे, तो 6 से 6 कट ही जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा। तो एक हिस्से का क्या आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है एक संपूर्ण त्रिभुज जिसका कर्ण कितना है, 25 सेंटीमीटर और भुजाएं कितनी हैं, 3:4 के अनुपात में है, तो कर्ण के परितः परिक्रमा कराया जाता तो उसमें निर्मित द्विशंकु का आयतन कितना होगा दोस्तों। देखिए आपको क्या करना है कि देखिए इस तरह से ये आपका कर्ण हो जाएगा दोस्तों। तो कर्ण 25 दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा दोस्तों, ये 4x हो जाएगा। ठीक, तो इसको आपको सॉल्व करना है इस तरीके से, फिर उससे आपको घुमा देना, परिक्रमण कर देना, इसको घुमाएंगे जब इसी तरह से, तो ये क्या होगा, शंकु बन जाएगा दोस्तों, ये शंकु जैसा बन जाएगा। तो इसको अगर आप सही से निकालोगे दोस्तों, क्योंकि ऐसे निकालना इतना संभव नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, तो इसका आपको बताना है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों। इस देखिए ये क्वेश्चन का आंसर सही नहीं आया इसमें, तो इसे अलग हटा दिया गया था दोस्तों, तो इसे आप लोग लगा लेना दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है x बटे वाई प्लस वाई बटे एक्स बराबर 2 है, तो ये मान ज्ञात करना दोस्तों। तो इसका अगर आप लोग सॉल्व करोगे दोस्तों, ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करते हैं, आपका 60 नंबर क्वेश्चन है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या आ जाएगा, हमारा एक आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लेना दोस्तों। ठीक है, देखिए अगला है एक्स वाई जेड धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि x/y बराबर 1/2 और y/z बराबर 3/5 है, तो इसको मान रखना। देखिए पहले आप क्या करना, एक्स वाई है ना, इनका रेशियो निकाल लेना, 1:2 है, और वाई जेड का कितना 3/5 है, तो इनको पहले अनुपात निकाल लेना, रेशियो कितना आएगा। फिर रेशियो के बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर x का मान हम सबका मान निकाल के इनको पेस्ट कर देंगे दोस्तों, और पेस्ट करने के बाद जो भी आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 61 का सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, तो सी हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगला है दोस्तों कि ये बताना है दोस्तों, देखिए आपको ये गुणनफल दिया है, खंड दिया है, तो इसमें आपको एक निकाला गया, x-2 निकाल लिया गया दोस्तों। ठीक है, तो इसमें कौन हो जाएगा, देखिए ये हमारे माइनस में आएंगे, तो हमारा कोई भी चिन्ह आएगा, दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस में आना चाहिए, तो दोनों प्लस में आएंगे दोस्तों, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए दोनों प्लस वाला ये आपका ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है x² प्लस px प्लस q बराबर 0 के मूल 1 तथा 2 के समीकरण, इसको मूल को हल करेंगे दोस्तों। इसका देखिए हल करना होगा आपको, तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 63 का हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। ठीक, सी नंबर का हो जाएगा -1/2 -1 हो जाएगा ना। इसमें देखिए दोनों प्लस में आएंगे, तो प्लस का हम जब 0 बराबर रखेंगे तो दोनों क्या आ जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगला क्या कह रहा है, 64 नंबर क्वेश्चन का था कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का अंग नहीं है। तो कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया का अंग नहीं दोस्तों, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, जीवन मूल एवं दृष्टि। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए उचित निर्णय लेने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो हमारा 65 का सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, हमारा ए नंबर, परानुभूति, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी संगठन में अधिकारी तथा अधीनस्थों के मध्य नियमित अंतःक्रिया का सबसे बड़ा लाभ यह है कि, इसका सही आंसर कौन सा जाएगा दोस्तों, हमारा 66 का सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, यह प्रभावी निर्णय निर्माण को सुगम बनाती है दोस्तों। अगला है, उच्च अनुरूपता समूह के लिए अतार्किक निर्णय कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं दोस्तों, तो हमारा 67 का बी नंबर बिल्कुल राइट है, समूह सोच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निर्णय लेने की कौन सी पद्धति सर्वाधिक उपयोगी है, तो कौन सी पद्धति सर्वाधिक उपयोगी होती है दोस्तों, तो 68 का हमारा सी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, दृढ़ता परक। चलिए अगला देखते हैं 69 नंबर, देखिए ये क्वेश्चन आ गया आपके लिए, आपके मैथ का क्वेश्चन है। देखिए इसको हम देखते हैं, एक घड़ी को बेचते समय एक दुकानदार उसके अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है, यदि वह 10% की छूट देता तो उसे 25% का लाभ होता। ठीक, 25% कम प्राप्त होते, ठीक 25 रुपये कम प्राप्त होते, सॉरी 25 रुपये कम प्राप्त होते हैं, तो उसका घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए हम एक चीज़ देख रहे हैं कि अगर वो 5% से
10% कर देता, ठीक, 10% की छूट कम कर देता, ठीक, 5% 10% छूट देता, मतलब कितने 5% अगर वो अधिक छूट देता तो उसे क्या होते 25 रुपये कम प्राप्त होते हैं, मतलब 5% की वैल्यू कितनी होगी 25, ठीक, तो 5% की वैल्यू 25 हो गई, तो एक की क्या होगी, तो हम 25/5 कर देंगे, मतलब क्या 5 हो गया दोस्तों। तो एक की वैल्यू 1% की वैल्यू कितनी होगी 5 हो गई, तो हमें 100% निकालना होता है, अंकित मूल बराबर 100 होता, तो 5, अगर एक की वैल्यू कितनी है 5, 1% की वैल्यू 5 है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 गुणे 100 दोस्तों, तो कितना हो जाएगा 500 रुपये मूल्य। चलिए दोबारा समझाते हैं, देखिए 5 से अगर 10 की छूट देता है, 5% 10 की छूट देता है, मतलब कितना बढ़ा दिया 5% अगर बढ़ा दिया उसने, तो 25 रुपये उसका क्या होगा कम होगा, मतलब 25, 5 की वैल्यू कितनी होगी 25, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 25/5, मतलब 5 से 5 कट जाएगा, 5 हो जाएगा, एक की वैल्यू 5 आ रहा है 1 रुपये, अगर 1% की वैल्यू 5 रुपये है तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगा 100 से गुणा कर देंगे 5 हो जाएगा, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने थे, केवल 50 अंक प्राप्त करता और 4 अंकों से असफल हो जाता। देखिए किसी को पास होने के लिए कितने अंक चाहिए 45% अंक चाहिए, और 45% अंक नहीं पाता, वो क्या करता है 50 अंक पाता है, ठीक, 50 अंक पाया और 4 अंकों से फेल होगा, मतलब अगर 4 अंक और मिलते तो उसे 45% मिल जाते, क्योंकि पास होने के लिए क्या 45% अंक चाहिए, और यहाँ पे पास होने के लिए उसे 54 अंक चाहिए थे, मगर 50 अंक ही पाया वो, और 4 अंकों से क्या हुआ दोस्तों वो फेल हो गए दोस्तों, ठीक, तो ये समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब देखिए क्या करना है इसको, देखिए अब करना क्या है कि वो 4 अंकों से फेल हो गया दोस्तों, तो उसे मतलब कहने का मतलब क्या 45% अंकों का वैल्यू कितनी है, 45% की वैल्यू कितनी है दोस्तों 54 अंक, ठीक, तो हमें 100 की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे 54/45 हो जाएगा गुणे 100 कर देंगे, तो देखिए 9 से काटिए, 9 छक 54 और 9 बचे 45, और फिर 5 बचा, 5 से काट दीजिए इसको 20 पंचे 100, तो देखिए कितना होता है 6 गुणे 20, तो 6 गुणे अगर हम 20 करेंगे तो 6 दूनी 12, 120 आ जाएगा, हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा 120। चलिए अगला क्वेश्चन, एक कार्य को 10 औरतें 7 दिन में पूरा करती हैं और उसी कार्य को 10 बच्चे 14 दिन में पूरा करते हैं, तो 5 औरतें तथा 10 बच्चे कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि वही काम है, सेम काम है, और उसी को 10 औरतें क्या करती है 7 दिन में पूरा करती है, और 10 बच्चे क्या करते हैं 14 दिन में पूरा करते हैं। इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि एक औरत 2 लड़कों के बराबर काम करती है, मतलब एक जो वुमेन है वो 2 चिल्ड्रन के बराबर दोस्तों, तो हम यहीं पर केवल पेस्ट कर देंगे दोस्तों। देखिए औरतों के जहां हम क्या करते हैं 2 बच्चे कर देंगे, ठीक, 2, देखिए आप कितने हैं इस काम को 5 औरतें, मतलब क्या अगर औरतों के नहीं हम बच्चों में चेंज कर लेंगे, पूरा एक में चेंज कर लेंगे, तो एक बच्चे की एक औरत कितने 2 बच्चों काम करती है, तो 2 और 5 औरतों बराबर कितना 10 औरत हो जाएंगे, 10 बच्चे हो जाएंगे, 10 प्लस बच्चे ये हैं, 10 बच्चे यहाँ पे काम कर लेंगे 5 औरत के बराबर, और 10 बच्चे और करवाने, तो मतलब टोटल 20 बच्चों काम कितना दिन में करेगा, तो 20 बच्चे कितने दिन में काम कर लेंगे ना, 20 बच्चे जो हैं उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए जब अगर 10 बच्चे 14 दिन में करते हैं, तो देखिए यहाँ पर सूत्र लगा देंगे M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2, ठीक, तो यहाँ पे देखिए पहले कितने हैं बच्चे, तो 10 बच्चे, M1 कितना है 10, ठीक, और D1 कितना है 14 दिन में, ठीक। अब देखिए M2 कितना है, तो M2 कितने हैं 20 हैं, तो D2 निकालना आपको, तो D2 निकालना, देखिए 10 से कट जाएगा, 10 दूना 20, और 2 से ये काटेंगे फिर इधर 7 हो जाएगा, तो D2 बराबर कितना 7 हो गया दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शादी के समय एक औरत और उसके पति की औसत कितनी थी 23 वर्ष थी, ठीक। देखिए शादी के समय एक पति और उसके औरत की औसत आयु क्या होती है, दोनों को जोड़ के हम भाग कर देते थे, ठीक, 2 से, ठीक। देखो दोनों की मतलब हस्बैंड प्लस वाइफ की आयु कितनी थी 23 वर्ष थी, मतलब ये औसत आयु है, तो कुल आयु कितनी रहेगी, तो 2 से गुणा करते हैं तो 46 हो गई होगी, है ना। अब देखिए 46 हो गई होगी, अब देखिए 5 वर्ष बाद, देखिए 5 वर्ष बाद 5 वर्ष पति की आयु बढ़ेगी और 5 वर्ष पत्नी की, मतलब टोटल आयु कितनी बढ़ गई होगी 10 वर्ष, तो पहले 46 थी औसत आयु, अब कितनी हो जाएगी 56 हो गई। अब क्या कहते हैं 1 वर्ष का उनका बच्चा भी है, तो 1 वर्ष का बच्चा होगा, मतलब कितने 57 साल हो गए, टोटल तीनों लोगों की एज कितनी होगी 57 साल, मिला देंगे तीनों की एज मिला देंगे। अब देखिए उनकी औसत आयु क्या होगी पूरे परिवार की, तो तीनों, अब देखिए 57 में तीनों लोग इंक्लूड हैं, तो 57 को क्या करें हम 3 से भाग कर देंगे दोस्तों, औसत निकालने के लिए करते हैं उतने आदमी भाग करेंगे, तो कितना जाएगा 3 से भाग करेंगे 19 वर्ष, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 19 साल, बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रेमचंद का प्रत्येक उपन्यास एक दिन में पढ़ा जा सकता है, इसलिए प्रेमचंद के सभी उपन्यास एक दिन में पढ़े जाते हैं, इसमें निहित तर्क दोष है, तो कौन सा हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसमें क्या है संग्रह दोष, ठीक, संग्रह। चलिए अगला है, सफलता के लिए शिक्षा अनिवार्य है,
पहला कारण क्या है, सफलता के लिए शिक्षा अनिवार्य दोस्तों। और फिर क्या कहते हैं दोस्तों कि शिक्षा सफलता की कुंजी है दोस्तों। तो अधोलिखित में कूट क्या होगा, देखिए ए तथा आर दोनों सत्य हैं, आर और ए की व्याख्या करता है। जी बिल्कुल सही है। देखिए सफलता के लिए शिक्षा अनिवार्य और शिक्षा क्या होती है, सफलता की कुंजी होती है। बिल्कुल सही और जवाब है तुम्हारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट जाएगा दोस्तों। चलिए अगला नंबर देखते हैं 75 नंबर क्या कहता है, लोहा एक सस्ती धातु है। यह उदाहरण है, अगर लोहा एक सस्ती धातु, ये किसका उदाहरण दोस्तों, तो आकस्मिक परिभाषा की, किसकी, आकस्मिक परिभाषा की। चलिए अगला क्वेश्चन है, कुर्सियों का टांग पिछला हिस्सा तथा सीट में विभाजन एक उदाहरण है। तो किस प्रकार का उदाहरण दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, भौतिक विभाजन का। ठीक, भौतिक विभाजन का, क्योंकि देखिए भौतिक विभाजन का उदाहरण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए एक्स और वाई धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 13 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का संभव होगा। देखिए यहां पर हमें क्या करना है, एक मान उठा लेना है, उसे हम पेस्ट करके देखते हैं। तो देखिए अगर हम x बराबर कितना ले लें, 7 ले लें दोस्तों। ठीक, अगर देखिए x बराबर हम 7 ले लें, ठीक देखिएगा, और y बराबर कितना ले लें, 6 ले लें। ठीक, y बराबर कितना ले लें, 6 ले लें दोस्तों, तो क्या हमारा 13 आएगा। देखिए x का स्क्वायर करते हैं 7 49 हो जाएगा, और y का स्क्वायर करते हैं 6 36, तो इसको घटाते क्या आ जाएगा, 13 आएगा। बिल्कुल सही, 13 आ गया दोस्तों, बिल्कुल सही। तो x का मान हम 7 रखते हैं और y का मान कितना 6 रख देते हैं, तो हमारा मान निकला x का मान कितना 7 है, 7 49 हो जाएगा, और प्लस y का मान कितना है 6, तो 6 36 हो जाएगा। तो 49 और 36 हम जैसे जोड़ते हैं तो 9 6 15 और 4 3 7 1 8 85 आ गया। बिल्कुल दोस्तों 85 आ गया। आप भी मान रखा करिए, बहुत जल्दी आ जाएगा आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 77 हो गया। 78 नंबर देखते हैं, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर, तो समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई कितनी होगी दोस्तों। देखिए ये आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से हम इसको करेंगे। देखिए एक समचतुर्भुज कैसे हो जाएगा, ये आपका समचतुर्भुज हो गया जिसकी सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। देखिए ये आपका विकर्ण है और ये विकर्ण, तो आपको पता हो विकर्ण क्या करते हैं, आपस बराबर बराबर भागों मारते हैं। तो ये देखिए 24 है, तो मान लीजिए 24 है पूरी, ये 24 है तो यहाँ तक ये 12 हो जाएगी, और ये यहाँ तक 12 हो जाएगी, तो 24 हो गई ना। और ये 32 है तो ये 16 हो जाएगी, और ये 16 हो जाएगी दोस्तों। ठीक, ये समझिएगा, ये 16 हो जाएगी, ये 16 हो जाएगी। अब देखिए अब एक पार्ट हम निकाल लेते हैं, तो कैसे बनेगा, ये आपका बनेगा इस प्रकार से कुछ बन गया। ठीक, चलिए हम बताते हैं। एक पार्ट अगर निकालते हैं तो देखिए ये आपका बना है, ये ऐसे, ठीक, ये ऐसे बन गया एक पार्ट। ठीक, तो देखिए ये 12 हो गया और ये क्या हो गया 16 हो गया दोस्तों। तो ये 12 हो गया, ये 16 हो गया, एक 12 हो गया, एक 16 हो गया। देखिए ये कांड है, ठीक है, ये आपका कांड है क्योंकि 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री, ये सामने वाली भुजा क्या कांड होगी। तो अब देखिए हम सूत्र लगा देते हैं। तो 12 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर कितना होगा, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 पर आम में 144 हो जाएगा। ठीक, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा, और 16 का स्क्वायर कितना है 256, 256। ठीक, तो 256 और 144 कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर होता है तो स्क्वायर यहाँ पे लगा देंगे, अंडर रूट लगा देंगे, तो कितना हो जाएगा 400 किसका स्क्वायर है, तो 20 का। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 20। हमारा बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्या कर रहा है, एक अर्धगोले और एक शंकु के आधार का समान है, यदि उनकी ऊंचाइयां भी समान है तो उनके वक्र और पृष्ठों का अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको आपको रख लेना है। क्या हो जाएगा हमारा सी नंबर √2:1। चलिए अगला है, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का कितना है 12 14 और 3 मीटर है। एक आदमी उस कमरे में 14 12 और 13 तथा 15 मीटर की लंबी छड़ों को रखना चाहता है, वह कमरे में वह अधिकतम कितनी छड़ों को रख सकता दोस्तों। तो कितनी छड़ों को रख लेगा ये आपको बताना है दोस्तों। देखिए इसमें क्या होगा कि आपको क्या करना है, देखिए ये मान लिया कोई लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई है। ठीक, ये कमरा है, तो कमरा कैसा होता है, घनाभ जैसा होता है। ठीक, घन या घनाभ होगा दोस्तों कमरा। ठीक, जिसमें तीनों डायमेंशन होंगे। अब देखिए ये क्या होगा, पहले इसका हमें क्या निकालना, विकर्ण निकाल लेना। तो विकर्ण ही क्या होगा, देखिए किसी अगर मान लिया ये हमारा कमरा है तो सबसे लंबी चीज़ें कहाँ रख सकते हैं, इससे इस कोने से इस कोने के बीच है ना, इस कोने से इस कोने पे, तो इनका विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण में आपका कितना आएगा 13 आ जाएगा दोस्तों, 13 आएगा। तो 13 मीटर तक रख सकते हैं आप। तो देखिए 13 14 12 13 और 15 में कौन सा आप 13 रख सकते हैं, 13 से कम वाला भी तो रख सकते हैं, 12 रख सकते हैं, मगर 14 और 15 नहीं सकते। तो कितने रख देंगे, 2 रख लेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि x यदि x1 और x2 का माध्य कितना है 7 7.5 है। चलिए देखते हैं। देखिए x1 और x2 मतलब 2 का माध्य कितना है, x1 और x2 का माध्य कितना है 7.5 है। देखिए 7.5 माध्य मतलब क्या होता है कि वही होता है आपका औसत। तो इनका दोनों का कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा दोनों का, तो 15 हो जाएगा क्योंकि 2 संख्या ली। अब उस तरह क्या है x1 x2 और x3 का क्या है दोस्तों आपका 8 है। तो 8 3 का है तो 8 3 24 हो जाएगा। देखिए हम इनको घटाते हैं, दोनों बीच में क्या है, एक ही तो ज़्यादा है, x3 ज़्यादा है, और दोनों बीच में कितने का अंतर आ गया दोस्तों 9 का। तो हमारा x3 का मान कितना हो गया दोस्तों 9 हो गया। ठीक, तो 15 9 24, तो हमारा 9 ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। x3 का मान क्या आ जाएगा 9 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से।
निम्नलिखित में से कौन सा कक्षागत संप्रेषण में सम्मिलित नहीं है दोस्तों? तो कौन सा कक्षागत संप्रेषण में सम्मिलित नहीं दोस्तों? तुम्हारा ए ऑप्शन अप्रत्यक्ष संप्रेषण। ठीक, अगला किस उद्देश्य हेतु वृत्ताकार संचार सर्वाधिक उपयुक्त होता है दोस्तों? तो किस उद्देश्य होता है? तो सदस्य संतुष्टि के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुनने को सर्वाधिक अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है किसको? तो सुनने के लिए किसको किया जा सकता है? हमारा 84 का हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, जो हम सुनते हैं उसका अर्थ निकालने में प्रयुक्त एक प्रक्रिया के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, प्रतिक्रिया देने से आप क्या समझते हैं? प्रतिक्रिया देने से आप क्या समझते हैं? तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, एक संदेश के प्रति अपनी समय की पुष्टि करना। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका एवं माध्य क्रमशः m और स्मॉल m है तो क्या होगा? देखिए एक चीज आपको बता दें, जो प्रथम 10 अभाज्य संख्या कौन सी होगी? हमें 1 लेना है। ठीक, उसका देखिए इस तरह से हमें लेना है 1 3 5 7 है ना, 11 13 17 19 21 और 23, तो ये हो जाएंगी। अब देखिए माध्य क्या होगा? तो हमारे बीच में क्या होगा? दोनों बीच में क्या होंगे? 11 और 17 आएंगे, तो इसकी माध्यिका कितनी हो जाएगी दोस्तों? माध्यिका क्या हो जाएगी? दोनों जोड़ के हम बीच वाला निकाल लेंगे तो 12 आ जाएगी ना, 11 प्लस 13/2 तो कितना जाएगा? 12 आ जाएगी। मगर एक चीज देखते हैं क्या कि ये जो है हमारा, ठीक है, तो ये है हमारा, तो देखिए अब ये माध्यिका हमने निकाल ली, मगर जो इसका वो होगा माध्य होगा वो हल्का ज़्यादा होगा इससे, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला 87 नंबर, प्रेक्षणों में 0 1, तो इसमें बहुला कौन सा? बहुला का तो जो सबसे ज़्यादा बार आएगा वही का होगा बहुला। तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या 6 कितनी बार आया और 7 कितनी बार आया, यही तो हम सबसे ज़्यादा देख रहे हैं। 6 2 और 1 3 बार आया, 6 7 कितनी बार आया? 1 2 3 4 और 5, तो 7 ही हो जाएगा बहुलक हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पाई चित्र में विभिन्न पदों का अनुपात किसके समानुपाती होता है दोस्तों? तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? अंशों के कोणों के। चलिए अगला है, जो संबंध 3 और 11 में है वही संबंध 7 और किस में होगा? तो देखिए यहाँ पे क्या गया है, 3 3 का 9 2 11, देखिए 3 का स्क्वायर करके प्लस 2 कर देगा, उसी तरह हम 7 का स्क्वायर करके 2 कर देंगे, 7 7 49 प्लस 2 तो 49 और 2 क्या हो जाएगा? 50 1 51। ठीक, तो 51 हो जाएगा दोस्तों, तो है कहीं ऑप्शन, हाँ डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोबारा समझ लीजिए, देखिए जो 3 और 11 में, 3 और 11 में क्या है? पहले 3 का स्क्वायर कर दिया, 3 3 का 9 प्लस 2 कर दिया, इसी तरह 7 का कर देंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2 कर देंगे, 7 7 49 और प्लस 2 क्या हो जाएगा? 51 हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 90 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षैतिज संप्रेषण का एक प्रकार है? तो कौन सा क्षैतिज संप्रेषण का एक प्रकार है दोस्तों? पार्श्विक संप्रेषण। चलिए अधोलिखित में से कौन सा विकल्प शाब्दिक संवाद को इंगित करता दोस्तों? तो कौन सा कर रहा दोस्तों? तो प्रोफेसर शर्मा ने अपना व्याख्यान कक्षा में दिया, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाव भाव द्वारा संप्रेषण संबंधित है, तो हाव भाव द्वारा संप्रेषण संबंधित है किसके द्वारा दोस्तों? तो हमारा काइनेसिक्स द्वारा। ठीक, काइनेसिक्स द्वारा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रेषण का रूप नहीं है? तो कौन सा एक संप्रेषण का रूप नहीं दोस्तों? तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मनोरंजन उपन्यास पढ़ना, ये क्या है? एक विधि नहीं है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए एक कोड बताया गया दोस्तों कि 4 41 माइनस 32 को 55 लिख देगा, उसका 42 माइनस 34 को क्या गया है? 76 लिख देगा, उसी तरह से 53 माइनस 13 को 48 लिख देगा, तो 33 माइनस 22 को क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पे क्या गया, 4 1 5 है और 3 2 5 है। ठीक, तो 55 लिख देगा दोस्तों। ठीक, इसको इधर लिख देगा, इसको इधर लिख दिया। अब देखिए 4 2 6 है और 4 3 7 है, देखिए 7 वाला इधर वाला पहले लिख दिया और फिर इधर वाला बाद लिख देगा। तो 5 3 8 है तो 8 वाला इधर कर देगा और 3 1 4 है तो ये वाला हो गया इधर। ठीक, तो देखिए इस तरह 33 है, ठीक, तो 33 और 22 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा इधर और 3 3 6 हो जाएगा इधर, तो 46 हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन क्या है? सी नंबर। ठीक, तो 46 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक पुरुष ने अपने पति का परिचय कराते हुए कहा कि इसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं, तो उस प्रकार उस पति का क्या संबंध होगा? देखिए एक आपको इसको लगा लेना दोस्तों सही से, ठीक, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लगेगा नहीं। ठीक, तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? हमारा बी नंबर क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी। ठीक, बहन हो जाएगी हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 × 6 और 5 × 8 24 16 है। ठीक, और 6 × 9 क्या है? 21 18 है, तो 7 × 6 क्या होगा दोस्तों? तो इसको तब देखते हैं क्या किया गया है। देखिए यहाँ पे करें क्या है कि 4 को गुणे 3 कर दिए हैं, 4 × 3 कर दिए हैं, तो 4 3 12 इस तरफ लिख दिए हैं और 6 × 3 कर दिए 36 18 इस तरफ लिख दिए हैं। इसी तरह क्या गए हैं 5 × 3 है ना, तो 5 × 3 क्या गए हैं 15 हो जाएगा, तो 15 उस तरफ कर दिए हैं और 6 × 8 × 3 तो 8 से 24 इधर लिखते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें देखते हैं। अब देखिए इस तरह से क्या है, तो 7 3 21 हो जाएगा दोस्तों, इस तरफ हो जाएगा और 36 18 तो 18 21 हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित तालिका में लुप्त संख्या x क्या होगा? तो x देखिए यहाँ पर 28 है और यहाँ पे 25 31 है, तो 25 6 31 तो 6 का अंतर है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ भी हम 6 का अंतर देखते हैं, तो 22 6 28 कर लें,
तो यहाँ पर 6 जोड़ते 28 हो जाएगा, 28 6 क्या 34, हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ पर 28 होना चाहिए क्योंकि 6 का अंतर इधर भी होगा 6 का अंतर और इधर भी 6 का अंतर हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा 28 ऑप्शन है कहीं, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी निश्चित कोड में टेबल को UCEPJ लिख दिया गया, UCEPG लिख दिया गया, देखिए टेबल को UCGPG लिख दिया गया, देखिए देखते हैं TABLE, टेबल को क्या लिख दिया UCEP और G लिख देगा। देखिए T U से एक अंतर है और A से C में 2 हो गया और B E में 3 का हो गया और L E में 4 का हो गया और इसमें 5 का हो गया, एक अंतर बढ़ता जा रहा। तो उसके बाद चेयर में देखते CHAIR, देखिए C में अगर हम 1 जोड़ते हैं तो क्या जाएगा D हो जाएगा और H में 2 जोड़ेंगे तो J हो जाएगा और A में 3 जोड़ेंगे तो D हो जाएगा और I में करेंगे तो M हो जाएगा और R में करेंगे तो W हो जाएगा। तो ये कोई ऑप्शन है DJDMW, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा दोस्तों, 98 का बी ऑप्शन। चलिए 99 देखते हैं क्वेश्चन। 8 मित्र एक पार्टी में मिलते हैं, सभी सबसे एक बार हाथ मिलाते हैं, संभावित हाथ मिलने के। देखिए ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखिए कहीं भी अगर ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, देखिए अगर आप किसी से हाथ मिला रहे हो दोस्तों तो अपने से छोड़ दोगे ना, अपने से थोड़ी मिलाओगे तुम, है ना, तो एक को छोड़ करके आप लोग हाथ मिलाओगे। तो इसका एक सूत्र होता है n × n-1, तो यही हमारा सूत्र हो जाएगा। देखिए 8 लोग हैं तो 8 + 8 - 1, तो 1 कम करके गुणा कर देना होता है दोस्तों। तो 8 × 7 कर देंगे, यहाँ पे 8 से -1 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, तो 8 × 7 = 56, तो 56 हो जाएगा दोस्तों। आपको करना क्या होता है ऐसे चीज़ों में, देखिए कभी कहते हैं कि सभी लोग एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, 8 मित्र हैं सभी लोग एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं, तो कितने गिफ्ट देंगे, तो क्या करना आपको अपने से 1 कम करके गुणा कर देना उसी को, तो क्या होगा 8 × 56, ठीक। इस तरह से कुछ भाषाएं सीखने में कठिन होती हैं, संस्कृत एक भाषा है, अतः संस्कृत सीखने में कठिन है, इससे निहित तर्क दोष है। तो कौन सा निहित तर्क दोष होगा दोस्तों, तो हमारा 100 का ए नंबर बिल्कुल से अव्याप्त मध्यम पद, ठीक दोस्तों। तो चलिए देखिए हमने पूरे 100 क्वेश्चन करा दिए, ठीक। अगर इंग्लिश का हमने नहीं कराया, अगर आपको चाहिए इंग्लिश का तो हम आपको भेज देंगे। चलिए और एक चीज़ बता दें आपको, हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है UPPSC के नाम से, आप वहाँ जाकर के पूरे प्रीवियस पेपर देख सकते हैं। 2018 का हमने संपूर्ण GS करवाया, 19 का भी करवाया है, ठीक। तो इस तरह से और हमने सीसाइड का भी 1-2 करवाए हैं, ये दूसरा सीसाइड का हाल है, और भी आगे करवाते रहेंगे दोस्तों। तो आपको करना क्या है, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके दोस्तों। तो चलिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।